हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जून और दिसंबर में। तो अभी जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महज 2 महीने का समय बाकी है। तो ऐसे में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये क्लियर करना, और क्या क्या सिलेबस है इसके बारे में जानना। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में किन किन टॉपिक को करना है इसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जिसको छोड़ा जा सकता है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप अपना सारा टॉपिक रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं या सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोड़ना है उसकी जानकारी होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। यूजीसी नेट जीआरएफ में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए पेपर फर्स्ट कॉमन होता है। उसमें टोटल 10 टॉपिक होता है, जैसे कि डीआई, पैसेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल्स इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। तो इसमें से कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो लोगों को बहुत आसानी से आता है, जैसे कि डीआई, पैसेज। इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में कंसंट्रेट करना पड़ता है और आप इजीली इसका आंसर दे पाते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड। मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक में आता है। स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आता है, लेकिन एक बार जब आप इस पर टाइम देते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ऐसे टाइम में अगर आप पेपर फर्स्ट पे बहुत अच्छे से काम नहीं करा है, तो भी आप डीआई, पैसेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल्स इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, और अगर मैथ्स आपका अच्छा है तो मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर मैथ्स आपका अच्छा नहीं है तो आप इसको 100% छोड़ सकते हैं। इसमें भी जैसे पीपल्स इन्वायरमेंट है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो PYQ से ही रिपीटेड आ जाता है। तो अगर आप पीपल्स इन्वायरमेंट का एक बार बेसिक पढ़ के PYQs बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी इजीली इसको भी सॉल्व कर पाते हैं। आईसीटी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिन लोगों को भी कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह में इंटरेस्ट रहता है उनके लिए तो ये कुछ मुश्किल होता ही नहीं है। और कम्युनिकेशन, ये एक तो हमारे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो ये भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, और अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपको अब कभी ना कभी टीचिंग के सेक्टर में आगे जाना ही होगा, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे पेपर के बारे में, जो हमारा हिस्ट्री का पेपर है। इसमें हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। और इसके अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है जो MA के सिलेबस में रहता ही है, वो है हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और तो एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं और काफ़ी ब्रॉड एरिया है एंशिएंट का। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें इसको, तो इसमें स्टोन एज है, इंडस वैली है, वैदिक है, पोस्ट वैदिक है, मौर्य है, पोस्ट मौर्य है, गुप्ता है और पोस्ट गुप्ता है। तो इसमें अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये स्टोन एज है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आप इसको छोड़ सकते हैं, बस एक रफली विज़न आप नियोलिथिक पे डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डाले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले 2 क्वेश्चन के आसपास हर बार आ जाता था, पर पिछले कुछ टाइम से 1 क्वेश्चन आता है या फिर वो भी नहीं आता। तो आप इंडस वैली में अगर कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं करना ही है और छोड़ना भी है, तो आप ऐसे में आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को देख सकते हैं। वैदिक पीरियड में आप कुछ अगर नहीं भी पढ़ना चाहते तो बेसिकली आप लिटरेचर पढ़ के जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आता है और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार देखा गया है कि लिटरेचर से ही आता है।
पोस्ट वैदिक पीरियड में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि रिलीजियस रिफॉर्म। बोला जाता है कि 63 से भी अधिक अलग अलग संप्रदायों का उदय हुआ उस टाइम। महाजन पद है, और कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हुआ, जैसे पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, जैसे सिकंदर का आक्रमण। तो रिलीजियस रिफॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इवन आपको पढ़ना ही पड़ेगा बुद्ध और जैन, और इसमें भी आप अगर सिर्फ लिटरेचर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप 90% क्वेश्चन कवर कर लेंगे। महाजनपद काल से रिलेटेड जितने भी महाजनपद हैं, उसकी राजधानी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता ही होता है। और यहाँ पे फारस का जो हकमनी डायनेस्टी था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कर पाते तो कर लीजिए, छोड़ दीजिए चाहे तो, लेकिन सिकंदर को एक बार जरूर देख के जाए। मॉडर्न पीरियड में अब क्या ही कहने, क्या छोड़े क्या पढ़े, इसमें ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। लिटरेचर हो, इंस्क्रिप्शन हो, कॉइन्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर अशोक का धम्म हो, या फिर अशोक का बौद्ध धर्म में किया जाने वाला कार्य हो, सब अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा मॉडर्न पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ छोड़ा जाने वाला है ही नहीं, आपको सबका सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा आता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस। इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन पढ़ना सब है। अगर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बात करें, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद भारत में मौर्यों का पतन हो जाता है, और बेसिकली माना जाता है कि ऐसे दौर में 4 देशी और 4 विदेशी शासकों का यहाँ पे शासन हुआ। विदेशी में इंडो ग्रीक, पर्शियन, कुषाण, पर्शियन नहीं, पार्थियन, इसको पहले भी बोला जाता है, इन लोगों का शासन हुआ। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में शुंग, कण्व, सातवाहन और सुदूर दक्षिण भारत में चीर, चूल और पांड्य का राज स्थापित हुआ। तो ऐसे में एक बार ग्रीक देखना, और जैसे शक में ही है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुषाण है, तो कुषाण में अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं तो कनिष्क को पढ़ सकते हैं। कनिष्क का बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि राबा तक इंस्क्रिप्शंस, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। शुंग है, कण्व है, सातवाहन है, तो आप कण्व को छोड़ सकते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन सातवाहन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुंग में भी थोड़ा सा जैसे कि कुछ साहित्य है, कुछ इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह, और इसके द्वारा जो विदेशियों को पराजित करने वाला जो साक्ष्य वगैरह मिलता है लिटरेचर में, वो सब। सुदूर दक्षिण भारत में चीर, चोल, पांड्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम में जैसे ट्रेड वगैरह का यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन होता है, और इससे रिलेटेड जैसे एक इसमें भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड टर्मोलॉजी आता है, जैसे कि पाले, मुलय, मरुदम, ये सब। तो यहाँ पे बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, तो आप PYQs देखेंगे तो वो चीज़ समझ में आएगा, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। और गुप्ता में तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि गुप्ता जो है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी बोला जाता है, तो हर पोर्शन को करना पड़ेगा। लेकिन समुद्रगुप्त के पॉलिटिकल हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन है, धर्म है, स्थापत्य कला है, तो उसको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। पोस्ट गुप्ता में जैसे कि पाल है, पाल के बाद मौखड़ी है, तो ये सबको थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। इसी के बीच में से अब यहाँ पे एक तरीके से ट्रांजिशन फेज शुरू हो जाता है। यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास की समापन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। तो इसी दोनों के बीच के ट्रांजिशन फेज को अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी डिसाइसिव टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं और वो लोगों को नेट के करीब ले जाता है, और जो लोग JRF के करीब है उनको JRF के पार भी ले जाता है। लेकिन अगर आपने कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप इसको 100% छोड़ दें। अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके यहाँ से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर हैं उसको काफ़ी अच्छे से कवर करके जाएं। मिडाइवल हिस्ट्री में बात करें तो जैसे कि अरब इन्वेजन से शुरू होता है, और अरब इन्वेजन से लेके जो फिर गजनी है, गौरी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा देख ले, वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आता। लेकिन सल्तनत पीरियड में खास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि आर्ट में स्थापत्य कला है, चित्रकला है,
यहाँ पे वैसे नहीं है, बस एक लॉर्ड चंदा नामक साहित्य है जहाँ पे पता चलता है कि सल्तनत काल में भी आम जनमानस के बीच में चित्रकारी का ये था। तो स्थापत्य कला हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गीत संगीत हो गया, ऐसे सारे टॉपिक, और कुछ विदेशी यात्रियों का आगमन हो गया। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसको काफ़ी अच्छे से करके जाना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को 100% छोड़ सकते हैं, बस मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, मतलब 4-5 अभियान, जैसे कि राजधानी परिवर्तन, मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची अभियान, खुरासान अभियान, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पहले खुरासान अभियान, फिर कराचिल, तो इस सब का क्रोनोलॉजी सजाने के लिए दे देता है। मुगल में बाबर साम्राज्य स्थापित करता है, तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो बाबरनामा को अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा पूरे मुगल काल के साहित्य को आपको काफ़ी अच्छे से करके जाना पड़ेगा। साहित्य के अलावा स्थापत्य कला, चित्रकला, विदेशी यात्रियों के विवरण, गीत संगीत, विज्ञान, तकनीक, इन सारे पहलुओं पे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रफली आप अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लें। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही 2 दक्षिण भारत में, एक्चुअली में दक्कन भारत में साम्राज्य स्थापित हुए, बहमनी और विजयनगर। तो विजयनगर और बहमनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन विजयनगर में आपको कम से कम इसका लिटरेचर, इसके स्थापत्य कला को एक बार देखना पड़ेगा। और इस टाइम भी बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे, तो उन ट्रैवलर्स का जो विवरण है और उनका जो क्रोनोलॉजी है उसको देख के जाएं। मराठा वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और यहाँ से यूजीसी नेट हर बार बहुत सारा क्वेश्चन देता भी है, तो आप मराठा को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएँ। इसके अलावा जब सल्तनत बिखरा, जैसे कि आपको पता होगा कि 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तो उस आक्रमण के बाद सल्तनत सत्ता कमज़ोर पड़ गई और बहुत सारे क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ। तो उन वंशों का इतिहास काफ़ी वाइड टॉपिक है, छोड़ सकते हैं। अगर हम मॉडर्न में बात करें तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, और वास्को डी गामा के भारत आने के साथ ही एक नए मार्ग के थ्रू भारत आने की सिलसिला शुरू होती है। और इसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रेंच, स्वीडिश वगैरह वगैरह सब भारत आते हैं। इसमें पुर्तगाली और डच के बीच में इनिशियली कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और फिर बाद में जाके ब्रिटिश कंपनी सब पे अपना सर्वोच्च सत्ता स्थापित करती है और इन लोगों को सीमित कर देती है। इवन डच का तो भारत से सफाया ही कर देती है। ब्रिटिश जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी सब समय में फ्रेंच सत्ता का भी यहाँ पे विस्तार चल रहा था, और दोनों के जब हित टकराने शुरू हुए तो दोनों ने न सिर्फ भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए दोनों यहाँ पे लड़ना भी शुरू किया। इसके अलावा चूँकि संपूर्ण दुनिया में जो औपनिवेशवाद का धूरी था वो अंग्रेज और फ्रेंच ही थे, तो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुद्दों को लेकर अगर उनमें लड़ाइयाँ छिड़ती थी तो वो लड़ाई भारत में भी उन दोनों के बीच में दिखती ही थी। जैसे कि 3 कर्नाटिक वॉर हुआ, जिसमें से 2 कर्नाटिक वॉर का जो रीज़न था वो विदेशों में दोनों के बीच में जो द्वंद्व हुए उसका ही परिणाम था। केवल दूसरा कर्नाटिक युद्ध जो था वो उसका रीज़न भारतीय था। ब्रिटिश एक्सपेंशन में बहुत सारे एंग्लो वॉर्स हुए, जैसे कि एंग्लो कर्नाटिक, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख। तो इन तमाम एंग्लो वॉर्स को आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो कब लड़ा गया, किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ, और फिर पलासी है, बक्सर है। तो पलासी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये इतिहास में मतलब एक वाटर सेड मूवमेंट के तौर पे माना जाता है। बक्सर है। इसके बाद जो ब्रिटिश एक्सपेंशन के टाइम में जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उन पॉलिसीज़ को, जैसे कि सीधे हस्तक्षेप की नीति, या फिर जैसे रिंग फेंस नीति है, सहायक संधि की नीति है,
मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसीज़ जो अफ़गानिस्तान में अपनाया गया था, तो ये सब है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना सत्ता स्थापित करना था तो उसके लिए इसको रेगुलेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने जैसे द्वैध शासन लाया, तो दीवानी अधिकार अपने पास रख लिया और निज़ामत का अधिकार दे दिया भारतीयों के पास। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में लैंड रिफॉर्म्स लाना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाना इम्पोर्टेंट हो गया। और इसी सिलसिले में परमानेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, 3 अलग अलग सेटलमेंट को लाया गया। तो ये किन क्षेत्रों में लागू किया गया, कितने % पे था, इसका क्या ड्रॉबैक हुआ, क्या एडवांटेजेस हुए, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवॉल्ट्स में 1857 से पहले जो भी ट्राइबल्स एंड पीजेंट रिवॉल्ट्स थे वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख सकते हैं। 1857 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 1857 के बाद जो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हुए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब 1857 हुआ तो इसको बोला जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आखिर जब अखिल भारतीय विचार को व्यक्त किया गया तो इसके बाद से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भी उदय की शुरुआत हो गई। तो आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसने किस तरीके से आगे आने वाले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को प्रभावित किया, इसको देखना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ कि रेलवे का इसमें क्या योगदान रहा, इस सब पे थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट आउट करा जा सकता है। इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और उनको अरेंज करने के लिए यूजीसी नेट दे देता है। कांग्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस था और जो फीमेल प्रेसिडेंट हुए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीमेल प्रेसिडेंट। और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। मॉडरेट फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड असर्सन रीजन वाले में, या फिर डायरेक्ट फैक्चुअल, या फिर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आता ही है। रेवोल्यूशनरी पीरियड से भी एक क्वेश्चन मिनिमम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है गांधीयन फेज एंड मूवमेंट्स। तो पूरी हिस्ट्री में, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप कुछ नहीं करके जाते तो इसको अगर अच्छे से करके जाएंगे तो मॉडर्न का 50% के आसपास क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक्ट्स है, एक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिनिमम हर बार पूछ लिया जाता है। उसमें भी 1935 को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन पूरे ब्रॉड सेंस डेवलप करने के लिए 1773 टू 1935 आपको सारा पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत बार कुछ 1-2 क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछ लिया जाता है, जिसमें जैसे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नाम जैसे पहला कॉन्फ्रेंस कौन कहाँ हुआ, या फिर किसकी दिमाग की उपज थी, कौन कौन थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पंचशील में वो 5 क्या क्या से कौन कौन से टॉप पॉइंट्स थे, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार पॉइंट आउट कर दूं। इसके बाद जैसे हिस्टोरियोग्राफी है, तो जिन लोगों का एमए में हिस्टोरियोग्राफी अच्छा रहा और उन्होंने थोड़ा सा टाइम देके पढ़ा तो उनके लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पाएंगे कि मिनिमम ऐसे 10 पूछा जाता है, लेकिन मिनिमम 5 या 7 क्वेश्चन तो यहाँ से रहता ही है, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन बुक और बुक के ऑथर से रिलेटेड रहता है, 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट से रहता है, और 1-2 क्वेश्चन डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है तो उससे जुड़े हिस्टोरियन कौन थे उसको मिलाने से रहता है। तो अगर आपका इस पे पकड़ ठीक है तो इन 2 महीनों में आप यहाँ पे जितने भी PYQs रहे हैं उसको देख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन का हेल्प इजीली यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है और आप इससे भागते आए हैं तो इन 2 महीनों में तो आप इसको फेस नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप छोड़ सकते हैं। एनीवेज, होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ लाभदायक रहेगा। और सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आई होप इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच।